एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है। इसमें कुल 29 चैप्टर है। ये उस 29 चैप्टर में से पहला चैप्टर है। आज से ये इनिशिएटिव शुरू ही किया जा रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए बेहद खास है। ये नोट्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं आपसे ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बोलूँ, कर लेना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका शॉर्ट नोट्स है। पार्ट 1 का जो नाम है एक्सरसाइज 1 का, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारत से हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। ठीक है, यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। ठीक है, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, उस सब का विकास प्राचीन लिपियों से ही हुआ है, ऐसा हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है अनेकता में एकता। देखिए, भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है, अभी भी है। प्राग के आर्य आए, हिंद आर्य, यूनानी, शक, होन और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया या योगदान दिया। द्रविड़ और संस्कृत भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिसका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकोत्तर भारत के संबंध, भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। ठीक है, सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया। इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया, अर्थात भरत का पुत्र कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से योगदान, यशोगान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल के छोर तक सारे देश में फैलाया था। फिर ईसा की 4वीं सदी में समंतगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का आधिपत्य माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसीलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है और कालक्रम में यह देश इंडिया के नाम से भी मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। ठीक है, यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंदी नाम से विदित हुआ। ईसा पूर्व सदी के प्राकृतिक देश भर की संपर्क भाषा लिंगो फ्रेंका के नाम से का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने-कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुआ। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे थे। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। वर्तमान से अतीत की प्रासंगिकता को अगर हम देखें
तो वर्गों पर निचले, विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर जिस तरह की अपात्रताएं थोप दी गई थी, वह आज के विचार में बड़ी ही खेदजनक है। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ वही है। अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिसके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। पुराने लोकाचार, मान्यताओं, सामाजिक रीति-रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों विधियों लोगों के मन में इतनी गहरी हो गई तक पहुंच गई जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्तियों और राष्ट्र दोनों के विकास के भीतर से अवरोध उत्पन्न करते रहे थे। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड टू द पॉइंट, ऊपर वाले का कुछ सार दिया गया है जो एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही खास है। आप इसे पक्का याद करेंगे। जैसा कि आपको कहा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए त्वरित महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर का सार। कोई मनुष्य तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल के छोर सारे देश में फैलाया था। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। सातवीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया जो संपूर्ण उत्तर भारत का आधिपत्य माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा ही रहा। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा के चौथी सदी में आकर गुप्त काल में भी और मजबूत हुआ। और इसका लास्ट पॉइंट है, यद्यपि गुप्त काल के बाद देश में अनेक छोटे छोटे राज्य जो बट गए फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट इतना ही फैक्ट थी जो बेहद ही खास है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।